आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है मात्रा अशीति अध्याय, है ना। अब ये मात्रा अशीति अध्याय वैसे तो इसकी में इतने जो श्लोक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बीएमएस का जो फर्स्ट ईयर है ना, उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं सबसे कोरिलेट होगा, चाहे फिजियोलॉजी से रिलेट होगा तो कहीं पदार्थ विज्ञान से भी रिलेट हो जाएगी। तो इसकी ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि क्लिनिकल भी यूज होती है ना, अपन क्लिनिकल यानी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं इसको, है ना। इस चीज ऐसी ऐसी चीजें आएगी इसमें, ठीक है। तो ये जो मात्रा अशीति अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, है ना। जो चीजें नहीं समझ में आए तो लास्ट में मैं वापस पूछूंगा आपसे, तब पूछ लेना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट कोटेशन में क्या बताता है कि सम्यक आहार क्या होता है ना। सम्यक आहार किसे कहते हो, तो देखो सम्यक आहार के लिए क्या बता रहा है यहाँ पर वाग्भट कि जो व्यक्ति की मात्रा है ना, व्यक्ति की मात्रा इस पर जो क्वांटिटी है उस पर और आहार सेवन करने वाला होना चाहिए। यानी जो इसको मात्रा पूर्वक जो भोजन करता है ना, तो तो वही क्या कहलाती है, उसके सम्यक आहार, मतलब जितना पच जाए, उसकी जठराग्नि जितना पचा देती है ना, तो वो क्या कहलाता है, सम्यक आहार। अब ये सभी जो गुरु और लघु आहार ये किसकी अपेक्षा करते हैं, मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट भोजन है ना, लाइट कोई भी फूड है तो आप ऐसा नहीं कि ज्यादा खा लो, और गुरु है ऐसा नहीं कि कम खा लो। तो लेकिन ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, मात्रा पर पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, सम्यक आहार क्या है, जो सभी समय यानी स्वस्थ और जो स्वस्थ हेल्दी है और जो डिजीज हो रखी है किसी भी पेशेंट को, उस अवस्था दोनों अवस्था में क्या व्यक्ति की मात्रा में आहार सेवन करने वाला होना चाहिए। जो मात्रा उसको पच जाती है, जठराग्नि जो पचा देती है, वही मात्रा क्या कहलाती है, उसके लिए सम्यक आहार माना गया, ठीक है। जबकि इसमें दूसरी लाइन में कोटेशन में ये बोल रहा है कि चाहे गुरु आहार हो चाहे लघु आहार, मीन्स की हेवी डाइट हो चाहे लाइट डाइट हो, दोनों किसकी अपेक्षा करते हैं, मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, मात्रा की अपेक्षा रखता है भोजन, ठीक है। तो ये चीज अब देखो नेक्स्ट कोटेशन में बता रहा है गुरु और लघु आहार के बारे में। तो अपने को पता होना चाहिए गुरु आहार क्या होता है। तो देखो गुरु आहार है ना, वो कितना खाना चाहिए, अपने डाइट में ले रहे तो मान लो आपको पता है कि हाँ ये गुरु आहार है, ठीक है, लेकिन कितना खाना है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, गुरु आहार अर्ध सोहित्य, है ना। जो गुरु आहार है वो कितना खाना चाहिए आपको, श्लोक में देखना अर्ध सोहित्यम, ठीक है, यानी आधा जितना आपकी डाइट है, मतलब आप 6 रोटी खा रहे हो, ठीक है, तो 6 से कितनी आपको आधा यानी 6 रोटी 3 रोटी के बराबर आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन गुरु आहार की बात कर ली, कितना खाना, अर्ध सोहित्यम। तो जब लघु आहार है वो क्या आप फुल पेट भर के खा लोगे क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर वाग्भट ने क्या बताया, लघु नाम, है ना, न अति तृप्तता, मतलब क्या कह रहा है, लघु भोजन है, ऐसा नहीं कि आप फुल पेट भर के खा लो, मतलब जितनी आपकी तृप्ति हो जाए, है ना। जितना आप तृप्ति मीन्स क्या होता है कि जितना आपका पेट यानी कि हाँ लग जाए कि हाँ नहीं मेरी भूख हो चुकी है, मेरे को अब भूख नहीं लग रही मेरे को, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है, लघु भोजन के लिए न अति तृप्तता, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, अर्ध सोहित्यम किसके लिए आया है, गुरु आहार के लिए, यानी गुरु आहार है आप पे तो कितना खाओगे आप, अर्ध सोहित्य यानी कि आधी तृप्ति के बराबर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना गुरु और लघु आहार के बारे में। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, मात्रा आहार और आहार की उचित मात्रा मानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि अधिक पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कौन सा, जो लघु आहार है ना, वो चीज ध्यान रखना। यानी गुरु और लघु के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता पड़ ही गया, है ना, सम्यक आहार के बारे में बता दिया। अब देखो नेक्स्ट कोटेशन में क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं। तो अल्प मात्रा में भोजन, अब आपने गुरु और लघु आहार की बात आपने पहले कर ली। अब देखो ये है कि अब गुरु है तो आप बहुत कम खा रहे हो, बहुत ही कम, तो उससे क्या नुकसान होगा, है ना। यानी कि अल्प मात्रा में भोजन किया कि भैया नहीं मेरे को बहुत कम भूख, मतलब बहुत कम खाऊंगा, तो अब इससे क्या नुकसान होंगे, क्या हानि होगी। तो देखो इससे आप जानते हो कि कम खाओगे तो आपके बल, पुष्टि और ओज इनकी वृद्धि नहीं होगी। ओज के बारे में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा ही होगा, ओज क्या होता है, शरीर का बल है ना, जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है उससे अपन ओज ले सकते हैं यदि को रिलेट करना चाहें तो बल नहीं बढ़ेगा, अपन भोजन बरोबर नहीं कर रहे हैं तो उससे बल बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। ओज बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। पुष्टि, शरीर का पोषण होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो अल्प मात्रा में भोजन करने से क्या हानि होगी, ये 3 ध्यान रखना। अब देखो इसको याद रखना है, कम खाओगे, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, सभी प्रकार के वातज रोग की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखना कम खा रहे हैं तो एक ही दोष बढ़ रहा है, कौन सा दोष बढ़ रहा है, वात दोष। और वात दोष के कारण कितने 80 प्रकार के डिजीज बता रखी है चरक ने, ठीक है, चरक ने सूत्र स्थान में बता रखी है 80 प्रकार की डिजीज हो जाती है। तो ध्यान रखो 80 प्रकार की डिजीज तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दोष कौन सा, एक ही तो दोष बढ़ रहा है यहाँ पर। जबकि मैं बात करूंगा बहुत ज्यादा खा लिया अति मात्रा में, है ना, फूल पेट भर के खा लिया, तो कौन से दोष, तीनों दोष है वो प्रकोपित हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि अल्प मात्रा में बहुत कम खाया तो कौन सा दोष, तो सिर्फ वात बढ़ेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा फुल पेट भर के खा लिया तो कौन से,
तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अच्छा कौन सा है? इससे अच्छा तो कम खाना ही अच्छा है। दोनों में से यदि अपन ध्यान रखें तो कौन सा अच्छा है? कम खाना। लेकिन जब ज्यादा ही खा लोगे तो कौन सा दोष? तीनों दोष प्रकोपित हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा और शरीर में आम बन जाएगा। अब ये आम क्या होता है, अजीर्ण क्या होता है, इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्प मात्रा में भोजन से क्या हानि हो गई, अति मात्रा में भोजन से क्या हानि होती है, तो ये दोष वाला जरूर ध्यान रखना। यही पीजीटी में भी पूछता है कि वातज रोगों की उत्पत्ति किस कारण होती है, तो वहां ऑप्शन में मिलेगा अल्प मात्रा में भोजन से हानि, है ना, ये आपको भरना पड़ेगा वहां पर। तो ये चीज आपके एग्जाम ऑफ व्यू से भी है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन में बताऊंगा, तो वहां पर पूछ रखा है कि जो मात्रा अशीति अध्याय है उसका वर्णन करो। तो आपको ये चीजें कुछ तो पता होनी चाहिए। पहले मैंने सम्यक आहार का वर्णन कर लिया, फिर गुरु और लघु आहार का वर्णन किया कि कितना खाना चाहिए, गुरु है तो लघु है तो कितना खाना चाहिए। फिर मैंने मात्रा यानी अल्प मात्रा में भोजन किया तो उससे हानि क्या होगी, और ज्यादा मात्रा में भोजन कर लिया तो उससे हानि क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो अजीर्ण से भोजन का परिणाम, अजीर्ण कैसे होता है। देखो आप जो डाइट खा रहे हो, या तो आपकी अग्नि ऐसी है कि मंदा अग्नि हो रखी है और आपने पेट भर के खा लिया तो अजीर्ण हो जाता है ना, या तो आपकी अग्नि ठीक ठाक है लेकिन आपका जो आपका भोजन है बहुत ही ज्यादा गुरु है तो वो भी नहीं पचा पाएगी अग्नि। तो दोनों कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। तो इसलिए दोनों कंडीशन से क्या अजीर्ण होता है, उत्पन्न हो जाएगा अजीर्ण। ठीक है, अब अजीर्ण भोजन का परिणाम क्या होना चाहिए, अति मात्रा में सेवन किए गए आहार से। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट कोटेशन है वो उसकी हिंदी पढ़ते हैं। तो अति मात्रा में सेवन किए गए आहार से, है ना, जो दबे हुए वात आदि दोष थे, तो अति मात्रा में करा भोजन करोगे तो तीनों दोष प्रकोपित होंगे, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो जो तीनों दोष प्रकोपित होंगे उससे क्या होगा, जो आम, अब आम क्या होता है, देखो आम ये वो खाने वाला आम नहीं है ना, केरी से मत लेना। अब आम क्या होता है कि देखो अपनी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, तो मंद हो गई तो जो भोजन गया स्टमक में वो पच पाएगा क्या, नहीं पच पाएगा। तो वो क्या करेगा, जो अपक्व रस है वो बना देगा, यानी जो रस बनना था वो तो नहीं बना लेकिन अपक्व रस बन गया। अब वो अपक्व रस न तो एब्सॉर्ब होगा, बस पड़ा रहेगा स्टमक में, है ना, स्टमक में पड़ा रहेगा तो और डिजीज कोज करेगा, और डिजीज कोज करेगा, तो ये आम कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आम क्या है ना, कैसे बन रहा है प्रोसेस ध्यान रखना। तो देखो जो तीनों दोष प्रकोपित हुए तो उससे क्या बना, आम। और दूषित आहार एवं एक साथ, देखो आगे पढ़ रहा हूं मैं, दूषित आहार और एक साथ कुपित होकर, आपको पता है दूषित आहार हो गया है जो आम बनाओ, और एक साथ जो दोष है वो भी कुपित होकर उसी आम अन्न में मिश्रित होकर, जो दोष प्रकोपित हुए थे उसी आम है उसमें मिश्रित हो जाते हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं, विष्टम्भ यानी आमाशय में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। विष्टम का मतलब क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करना। तो विष्टमता उत्पन्न कर रहे हैं जिसके कारण अल्सर रोग की उत्पत्ति होती है, और आम अन्न को उद्व मार्ग एवं अधो मार्ग के द्वारा बाहर निकालते हुए पुरुष में विसूचिका। अब देखो इस चीज को समझना, आपको मैंने आम पहले तो बता दिया आम बनता कैसे है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये सिचुएशन से पहले अजीर्ण होता है, यानी अजीर्ण हो रहा है, यानी कि अपने भोजन नहीं पच रहा उसको अजीर्ण, और अजीर्ण का रिजल्ट क्या होता है, आम बनना। अब आम यदि आपकी बॉडी में ही पड़ा रह रहा है, यानी कि वो विष्टम हो गया है, पूरे स्टमक को पूरा अवरोध कर दिया है ना, तो अब वो न तो ऊपर से निकल रहा है न नीचे से निकल रहा। ऊपर से मतलब मुख के द्वारा, वोमेट के द्वारा भी नहीं निकल रहा, और नीचे यानी कि एनस के थ्रू स्टूल की फॉर्म में भी नहीं निकल रहा, बस पड़ा हुआ है ना, आलसी भूत होकर कह सकते हैं, आलसी हो गया है भोजन, ना तो ऊपर से निकल, क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वो आम बन गया है, और आम बन गया है तो उसमें पका नहीं है तो कहाँ से निकलेगा। अब ऐसी डिजीज यदि वो ऊपर और नीचे से नहीं निकलता है तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, अल्सक बोलते हैं। तो ध्यान रखना अल्सक में क्या है कि न तो भोजन ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग दोनों मार्ग से नहीं निकलता है, और आमाशय में ही आलसी भूत होकर, यानी आलसी भूत होकर, लेजीनेस होकर पड़ा रहता है, उसे उस डिजीज को क्या बोलते हैं, अल्सक बोलते हैं। राइट, तो अब अल्सक अपन ने डिस्कस कर लिया है ना। अब बात करते हैं वी सूचिका। वी सूचिका क्या है कि देखो भोजन का जो आपका अध पका भोजन है, आम है, वो या तो ऊपर से वोमेट के थ्रू बाहर निकल रहा है, या नीचे डायरिया के थ्रू निकल रहा है ना, बार बार दस्ते लग रही है तो इस चीज के थ्रू बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा। तो ये कंडीशन कौन से डिजीज की है, वी सूचिका। तो वी सूचिका के लक्षण आपको पता पड़ गए, अल्सक में क्या लक्षण है और वी सूचिका में क्या है ना, तो ये क्लियर हो चुका होगा आपके। तो ये वी सूचिका अल्सर किसका रिजल्ट है, मतलब किसके कारण हो रखे हैं, अजीर्ण के कारण। अजीर्ण के कारण आम उत्पन्न हुआ, और आम के कारण अल्सर और वी सूचिका उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इनके लक्षणों को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि अल्सर क्या है और वी सूचिका। और ये आपका देखा हुआ भी होगा, कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब मैं आगे और बताऊं आपको अल्सर के लक्षण और क्या है, तो वही चीज वापिस रिपीट कर रहा है वाग्भट भी कि आहार न तो उद्व मार्ग है ना, यानी मुख से वमन के थ्रू, न अधो मार्ग मीन्स एनस के थ्रू विरेचन यानी कि डायरिया के थ्रू बाहर न पचे, है ना, सिर्फ आमाशय में पड़ा रहे, न ऊपर और नीचे मार्ग से निकले, न डाइजेस्ट हो रहा है वो, और आमाशय में आलसी के समान गतिहीन होकर पड़ा रहे, उसे क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। तो देखो इसकी हो सके जहां तक तो कोटेशन याद रख लेना,
नहीं याद रहे तो हिंदी तो याद हो ही जाएगी आपको, इसके लाइन वाइज लिख देना, सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। बस अल्सर की डेफिनेशन 2 नंबर में हर बार पूछता है, अल्सर विसूचिका दंडा अल्सर क्या होते हैं इनके बारे में पूछता है, तो ध्यान रखना। अल्सर समझ में आ गया है ना, पहले ही बता दी थी मैंने ये चीजें, बस इसमें एक और इंक्लूड कर लेना, भोजन डाइजेस्ट भी नहीं होता है और आमाशय में आलसीभूत होकर पड़ा रहता है ना, ऊपर से और नीचे से निकलता है ना। अल्सर से ध्यान रह जाएगा, शब्द से पकड़ में आ रहा है अल्सर यानी आलसीभूत होकर, है ना। अब विसूचिका, व्हाट इज विसूचिका? विसूचिका से अपन मैंने क्या बताया कि अत्यधिक कुपित यानी वात पित्त कब बहुत ज्यादा कुपित हो जाते हैं दोष अनेक प्रकार की वेदनाओं को, अब वो दर्द भी करेगा, है ना, पेनफुल होगा। विसूचिका मतलब सूची कहते हैं ना, सूची, सूची किसका पर्याय है? दर्द का ही तो है, पेन का सूची क्या है? पर्याय है, ठीक है। तो वेदना को उत्पन्न कर रहा है, देखो इस शब्द में आ गया विसूची यानी सूची को उत्पन्न करता है, सूची मतलब पेन को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो कि ऊपर से भी निकल रहा और नीचे से भी निकल रहा और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर से और नीचे से निकलेगा तो अपनी एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, है ना, बिल्कुल वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, जिसके कारण हर चीज कोस करेगी कि बॉडी में एक होने लगेगा, है ना, पेट में दर्द होने लगेगा, एब्डोमेन पेन होने लगेगा, तो ऐसे ऐसे सिम्टम देखने को मिलेगा। तो अत्यधिक कुपित वातावरण दोष अनेक प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करके शरीर के अंगों को सुई के चुभने के समान, तो ध्यान रखना सुई के चुभने के समान किसमें वेदना होती है? विसूचिका में, ठीक है। तो तोत कहते हैं, तोत बोलते हैं इसको आयुर्वेदा में, सुई के चुभने जैसी पीड़ा, है ना। तो ये सुई के चुभने जैसी पीड़ा किस डिजीज में होती है? तो विसूचिका में होती है, ठीक है। तो ऊपर से भी निकल रहा, नीचे से भी निकल रहा, एब्डोमेन मतलब पूरी बॉडी एक कर रही है, और तीसरा क्या बताया यहाँ पर? तोत यानी कि सुई के चुभने जैसी पीड़ा और हो रही है। तो ये क्या लक्षण हो गए? अल्सर और विसूचिका के, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें कि विसूचिका में अपन ने पढ़ा तीनों दोष कुपित होते हैं, तो वात के कारण क्या होता है, पित्त के कारण क्या होता है, कफ के कारण क्या होता है? तो देखो वात का अपन सब जानते हैं कि वात के कारण ही अपने बॉडी में जितना भी पेन होता है, कहीं का भी पेन हो, है ना, तो वो वात के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी वात यानी वायु के लक्षण लिखने को आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हो, बॉडी में क्या करवाना? शूल करवाना, पेन करवाना, ठीक है। अब देखो वात के कारण ही क्या होता है? अनाह होता है ना, पेट में तनाव। अब आपको पता है कि जिस चीज में वायु भर जाएगी वो चीज एकदम घिंचा होगा उसमें, तो इस कारण क्या होगा? अनाह होगा, ठीक है। फिर आता है कंपन। अब कंपन भी बॉडी करती है, एकदम हवा के कारण चीजें धूजने लग जाती है ना, वाइब्रेट होने लग जाती है, तो वही चीज अपन रिलेट कर सकते हैं। हाँ, एक तो पेन होता है, अना यानी कि टिम्पेना यानी फूल जाती है चीजें, और कंपन होती है, ठीक है। और एक और याद हो जाए तो स्टिफनेस याद रख लेना, स्तंभता कर देता। तो ये जो बेसिक मैंने चीजें आपको को रिलेट करके बताई कि इसे याद रख सकते हो, तो शूल याद हो जाएगा, अना याद हो जाएगा, और कंपन। ये किसी में विसूचिका में, विसूचिका मतलब क्या कहा था मैंने? ऊपर और नीचे से निकल रहा है, सूची यानी कि तोत हो रहा है, उसमें सुई के चुभने जैसी वेदना हो रही है ना, बॉडी एक हो रखा है। अब इसमें वात के कारण क्या क्या और देखने को मिलेंगे? तो वात के कारण उसमें शूल, भ्रम, जो चक्कर आना, ब्रह्म और अना और कंपन और स्तब्ध याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो मैंने जो बताया वो याद रख लेना। पित्त के कारण, पित्त गर्म होता है स्वभाव में, तो क्या करेगा? फीवर ला देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, फीवर हो जाएगा यानी ज्वर हो गया। अतिसार यानी गर्म चीज है तो एकदम अग्नि बढ़ा दी, अग्नि बढ़ा दी तो बहुत ज्यादा डायरिया हो जाएगा, अतिसार हो गया, ठीक है। अब गर्म है तो बॉडी में प्यास जनरेट कर देगा यानी त्रट हो गया, प्यास लगेगी, है ना। और मूर्छा बेहोशी का कारण भी कौन होता है? पित्त होता है। तो ये चीज वैसे भी आप नॉर्मली याद रही जाएगी, और मैंने जिस हिसाब से याद करवा रहा हूँ वैसे ही आप याद रखना, है ना, जब भी आप रिवाइज करो। अब कब कब क्या होता है? आलसी भूत होता है खुद ही, है ना, स्निग्ध होता है, तो ये क्या करेगा? वोमिट करवाएगा इसे। आपको पता है कि वोमिट किस कारण होती है? जब गले में कफ बढ़ जाता है ना, कफ हो रहा है तो उसी के कारण वोमिट करके अपन बाहर निकाल देते हैं उसको। तो कफ बढ़ेगा तो वमन होगा, सर्दी कहते हैं जिसको, है ना। शरीर के अंगों में भारीपन होगा, लेजीनेस हो जाएगा, और वाणी अवरोध हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप खुद से बनाकर भी इनके लिख सकते हो आराम से, बाकी मैंने मेरे हिसाब से बताई दिया आपको अच्छे से। तो विसूचिका है, उसके बाद पित्त कफ के कारण कौन से लक्षण आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विसूचिका कभी बड़ा 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो उसका लक्षण लिखना, विसूचिका किस कारण हो रहा था वो भी लिख देना, और विसूचिका के बाद पित्त कफ के कारण कौन कौन से लक्षण होते हैं ये भी आप आराम से लिख देना। 5 नंबर इतना मैटर तैयार हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करें कि इनकी जो अल्सर अपन ने बात कर ली, अब अल्सर के लक्षण के बारे में बात करें अपन। पहले अपन ने विसूचिका के बारे में बात की, अल्सर। अब अल्सर पे आते हैं। तो विशेष रूप से दुर्बल मंदा अग्नि, अपने को पता है मंदा अग्नि है, अग्नि तेज होती तो वैसे ही पचा देती है उस भोजन को, तो मंदा अग्नि। और जो वेग, जो अधारणी वेग पढ़े थे अपन ने चैप्टर नंबर 4 में, तो वहां पर 13 प्रकार के अधारणी वेग बताए थे मैंने। तो अधारणी वेग को रोकने से, है ना, अधारणी वेग रोक रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? स्टमक में, और स्टमक में भी जो जाठरा अग्नि है वहां पर उस पर स्पेशल रूप से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, दुर्बल है, मंदाग्नि और अधारणी वेग को रोकने वाले व्यक्तियों में वायु से
पीड़ित अन्न मार्ग में कफ के रुक जाने के कारण आमाशय है ना, अन्न आमाशय में स्थित दोष को युक्त होने के कारण शल्य के समान कष्ट देता है। जो आमाशय में स्थित तीव्र यानी कह सकते हैं वमन और अतिसार को छोड़कर शूल आदि लक्षणों को उत्पन्न करता है, जिसे अल्सर कहते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, एक तो उसका बल कम है, बिल्कुल वीक है, दुर्बल है, उसकी अग्नि भी क्या है, मंदा अग्नि है, और अधारणीय वेगों को रोक रोक के उसके वायु से पीड़ित हो रखा है। ठीक है, वायु से पीड़ित होगा तो वो कफ को भी रोकेगा, और कफ को रोक रखा है कि कहाँ पर उसने स्टमक में, तो स्टमक में अग्नि है वो बिल्कुल मंदा अग्नि कर देगा, और मंदा अग्नि कर दिया तो आम बन जाएगा। अब जो आम बन गया है तो वो ऐसे ही भोजन को पड़ा रह रहा है, ना तो ऊपर से निकल रहा है ना नीचे से नहीं निकल रहा, तो क्या हो गया, आलसी भूत होकर भोजन पड़ा रह रहा है। अब वो क्या करेगा, एक शल्य मतलब क्या होता है, फॉरेन बॉडी। अब बॉडी का एक फॉरेन बॉडी टाइप ही तो पड़ा हुआ है बॉडी में, आपके स्टमक में जो इनडाइजेस्ट फूड है वो एक तरह से शल्य ही तो बोल सकते हैं, यानी फॉरेन बॉडी तो बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो के समान कष्ट देता है। अब फॉरेन बॉडी जो है, मान लो आपकी कुछ भी आपकी बॉडी में, जैसे मान लो कोई कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभेगा तो कोई बॉडी में वो एक तरह का फॉरेन बॉडी तो है कांटा। अब बॉडी में जैसे ही चुभ गया तो वो कोई पेन करेगा किन करेगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा किन करेगा, तो ये चीजें क्रिएट करेगा ही सही। तो फॉरेन बॉडी भी होती है तो अपने लक्षणों को उत्पन्न करती है, जैसे कि यहाँ पर क्या बता रखा, वमन अतिसार को छोड़कर शूल यानी कि पेन करेगी। ठीक है, शूल आदि लक्षणों को उत्पन्न करती है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं करवाएगी, वमन अतिसार नहीं हो। तो ये चीज भी आप अल्सक में और भी लिख सकते हो यदि बड़ा क्वेश्चन बने, है ना, उसके टाइप समझा सकते हो, अल्सक में क्या क्या वमन नहीं होता है, अतिसार नहीं होता है ना, लेकिन दर्द होता है बॉडी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरी चीज बता रखी इसने वी सूची का अल्सक के बाद, दंडा अल्सक। दंडा अल्सक, दंड किससे लेते हैं, एक रोड से लेते हैं ना अपन। ठीक है, तो दंड मतलब एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसा यदि डिजीज पेशेंट में ऐसे लक्षण मिल रहे हैं दंड टाइप, यानी कि एकदम रोड लाइक होगी उसकी बॉडी, जैसा कि आपने टीटनेस में पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष या धनुष के समान उसकी आकृति हो जाती है ना, एकदम तिरछा हो जाता है व्यक्ति, इतना कड़क हो जाती है उसकी मसल्स में, इतना कड़कपन आ जाता है जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है, एक धनुष के आकार के समान हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी डिजीज सेम लक्षण कहाँ पर मिलता है अपने को, दंडाल्सक। बस उसमें धनुष के आकार का हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक डंडे के आकार, यानी एकदम सीधा हो जाएगा व्यक्ति जो पेशेंट है वो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दंडाल्सक होता क्या है ये समझे, तो अत्यधिक दूषित और दूषित आम दोषों के से अवरोध, जो स्रोत से वो अवरोध हो जाते हैं, और दोष जन तिर्यक, क्या बोल रहा है, जो तिर्यक के पैरेलल जो दोष जनरेट हुए थे, पहले तो आपकी बॉडी स्टमक में ही थे, लेकिन अब क्या हो रहे, जो स्रोतस थे वो क्या हो गए, अवरोध हो गए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो दोष थे वो पैरेलल मूव कर रहे हैं ना, तिर्यक गति कर रहे हैं। तो तिर्यक गति में जाकर संपूर्ण शरीर का एक रोड लाइक यानी डंडे के समान स्तंभ यानी कि स्टिफनेस बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दंडाल्सक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। पहले तो दोष ऐसे ही थे, लेकिन जो स्रोतस थे उनका अवरोध होने के कारण कहाँ चले गए, वो पैरेलल यानी तिर्यक गति होने लगी, और तिर्यक गति होने लगी तो हर एक मसल्स में जा जाकर एकदम रोड लाइक स्ट्रक्चर कर दी पूरी बॉडी की। तो ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे किसमें, दंडाल्सक के पेशेंट। यदि दंडाल्सक का पेशेंट आपको आ जाए तो उसकी कतई भी चिकित्सा नहीं करनी है, ध्यान रखना, दंडाल्सक रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शीघ्र ही मृत्युकारक होती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो उसको तो मरना ही है ना, उसकी चिकित्सा करके करोगे क्या। ठीक है, तो दंडाल्सक के लक्षण जो जिस भी पेशेंट में देखने को मिले तो आप उसको चिकित्सा मत करना, क्यों, क्योंकि वो ठीक तो होगा नहीं और आपकी यश की हानि होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको तीनों समझ में आ चुके होंगे, किस कारण होते हैं अल्सक, विसूचिका और दंडाल्सक, अजीर्ण के कारण हुए हैं, आपकी मंदाग्नि के कारण हुए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज, आम विष। आम विष देखो, अब एक तो पढ़ा अपन ने आम यानी अध पका भोजन, है ना, जो बॉडी में बन जाता है वो आम कहलाता है, लेकिन आम अब विष की फॉर्म में बन रहा है। कैसे बनेगा विष, कैसे बनेगा, जब आप विरुद्ध भोजन करते ही जा रहे हो, अजीर्ण तो है लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो, विरुद्ध भोजन कर रहे हो, अध्यशन कर रहे हो। अध्यशन मतलब क्या होता है, जैसे ही भोजन किया आपने लेकिन उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद भूख लगी ना लगी और भोजन कर लिया, तो ये चीज क्या कहलाती है, अध्यशन कहलाती है। तो विरुद्ध भोजन, अध्यशन और अजीर्ण में भोजन करने से। ठीक है, तो आम विष के क्या कोष होते हैं, क्या कारण होते हैं, विरुद्ध भोजन, अध्यशन और अजीर्ण में भोजन करने वाले व्यक्ति में विष, है ना, विष यानी आम है वो विष के समान और अत्यंत पीड़ाकारक आम दोष के लक्षण के उत्पन्न हो जाते हैं। यानी आम में क्या मिल गया, विष मिल गया, यानी वो आम था वो विष की फॉर्म में बन गया, इसलिए क्या बोला, आम विष बोला। ठीक है, अब विष बन चुका है तो देखो आगे पढ़ते हैं। उस विष युक्त आम दोष में आम विष की चिकित्सा भी नहीं करनी चाहिए। एक तो किसकी नहीं की अपन ने चिकित्सा, दंडाल्सक की नहीं की, दूसरा किसकी नहीं करेंगे, आम विष की नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे इसको यदि मैं अच्छी तरह समझाऊं आपको, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है नीचे कि जो एक बार प्रॉपरली आप चीज को समझना, विष होता है, विष होता है तो स्वभाव में क्या होता है, उसका वीर्य क्या होता है, गर्म होगा, उष्ण होगा।
ठीक है। अब उष्ण है तो उसकी कौन सी चिकित्सा करते हैं, विष की। विष की कौन सी चिकित्सा करेंगे, शीत चिकित्सा करेंगे। ठीक है। अब आम है, अब आम है तो आपकी बॉडी में आम बन रहा है तो वो कौन सा होता है, शीत वीर्य वाला होगा, है ना, उसका स्वभाव शीत प्रवृत्ति वाला होगा, इसीलिए तो नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो शीत प्रवृत्ति वाला। लेकिन उसकी कौन सी चिकित्सा करेंगे, उष्ण। तो देखो एक तरफ तो आम की चिकित्सा उष्ण कर रहे हैं अपन, और विष की चिकित्सा शीत करते हैं, तो ये अपोजिट है कि नहीं है, दोनों की चिकित्सा एक साथ थोड़ी कर सकते हैं अपन। इसीलिए वाग्भट क्या कहता है, इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए आम विष वाले। ठीक है, आपकी ये चीज समझ में आ चुकी होगी। और ध्यान रखना है, ये चीज इसीलिए बताई ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, और इसके क्या कारण है, विरुद्ध भोजन, अध्यशन और रजन से क्या होता है, आम विष बनता है, और इसमें आम विष की चिकित्सा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो ये वाले बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। देखो मैं आप भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो और आपको क्लियर होगा। देखो अल्सर की चिकित्सा, अब मैंने अल्सर की चिकित्सा करनी पड़ेगी, विसूचिका की भी चिकित्सा करेंगे। तो देखो अल्सर क्या, अब आलसी भूत होकर पड़ा है भोजन, तो आप मन से भी याद रख सकते हो कि यार आलसी भूत होकर पड़ा, तो अपने वो क्या चिकित्सा करेंगे, पहले उसको वोमेट के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, है ना, उसको विरेचन के थ्रू यानी नीचे के एनस के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा उस भोजन को, है ना, और या फिर दीपन पाचन औषधियां दे दो उसको, ताकि बॉडी में ही पच जाए। देखो अब अपन पढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया मेरे हिसाब से, अब अपन इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं, क्या कहती है बुक, कि आम जो अपक्व आहार है उसको निष्क्रिय अवस्था यानी आलसी बुद्ध आमाशय में पड़ा हो और शीघ्र ही वमन के द्वारा, मैंने बताया था वमन करवानी है, बाहर निकाल देंगे। फिर देखो क्या बोल रहा है, वमन के द्वारा अब कुछ द्रव्य के नाम बता रहा है कि वच, नमक और मदन फल मिला हुआ उष्ण जल पिलाकर वमन करा। तो आपको पता होना चाहिए वमन के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है मदन फल, मदन फल, और उसमें नमक मिला देते उस पानी में, तो मदन फल सर्वश्रेष्ठ किसमें है, तो ये भी याद रखना वमन कारक। जब भी आप वमन चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, वमन विरेचन इसी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का, है ना, तो वहां पर मदन फल का नाम वहां पर भी आएगा, तो बहुत सारे द्रव्यों के नाम आएंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो तो याद होना चाहिए ना, स्प्लिट आपके बहुत बीएमएस में काम आएगा कि मदन फल क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ वामक कारक होता है। ठीक है, अब नमक भी मिला देंगे उसमें तो वो वोमिट करने लगेगा, और गर्म जल पिलाएंगे तो जल्दी से उसके जो भी भोजन है वो डायरेक्ट पूरी तरह कट कट के बॉडी से मुख के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वमन के बाद क्या करना है आपको, स्वेदन, क्या करवाना है, स्वेदन करवाना है, वमन के बाद करवाना है स्वेदन। क्यों, क्योंकि जो भी उसकी उमस या बॉडी की कह सकते हैं एक हेवीनेस था वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, पानी के थ्रू। तो स्वेदन कराते हैं, लेकिन कब करवाते हैं, बाद में करवाते हैं। लेकिन आपको पता होगा, आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आयुर्वेदा का, तो पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म करवाते हैं, तो पूर्व कर्म में क्या करवाते हैं, स्नेहन स्वेदन ही तो करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाद में करवाना। तो ये चीज ध्यान रखना कि अल्सर की चिकित्सा में क्वेश्चन आ सकता है एआईपीजीटी में, कि जो स्वेदन है वो कब करवाते हैं, कि वमन करवाने के बाद। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वायु और मल के अनुलोमन से। अब जो वायु थी वो जिस मार्ग से निकलनी चाहिए उसका उधर मार्ग से निकाल दो, है ना, उचित मार्ग से निकालना क्या कहलाता है, अनुलोमन कहलाता है ना। अब क्या करते हैं, फलवर्ती, फलवर्ती क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, एनिमा देते हैं, है ना, तो उसी तरह अपने भी आयुर्वेद में फलवर्ती होती है, जो उसके एनएस पार्ट में रख दी जाएगी, और एनएस पार्ट में जैसे ही रखेंगे डायरेक्ट उसमें क्या होना है, स्टूल पास आउट होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज फलवर्ती का प्रयोग करके, है ना, और अंग में बहुत संकुचित हो गए, यानी अपन कहते हैं ना भोजन खा ही नहीं रहा था, एकदम एकदम हेवीनेस होती है ना बॉडी में, भोजन डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो एकदम उसके पाँव कैसे हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें यार भोजन नहीं पचता है, तो ना तो ब्रेन काम कर रहा होता है ना कुछ नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए क्या करते हैं, उससे संकुचित हो गए हो तो उसको अत्यधिक स्वेदित कर वस्त्र से लपेट देते हैं, बहुत ज्यादा स्वेदन करवाना है, और उस पर चारों तरफ फिर क्या करना, कपड़ा लपेट देना उसकी बॉडी पर, या कह सकते हैं उसको ढक देंगे कंबल से। ठीक है, क्यों ढकना, क्योंकि ज्यादा फ्रेगमेंटेड यानी उसका ज्यादा भी स्वेदन नहीं हो जाए, इसलिए उसको चारों तरफ से लपेट देना उस पेशेंट को। ठीक है, तो ये किसकी चिकित्सा होगी, अल्सर की चिकित्सा होगी, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर दो ही चीज मैंने बताई, वमन करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, क्यों, क्योंकि भोजन आलसी भूत होकर पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने क्या बता दिया, उसमें क्या करवाते हैं, आपने वमन करवा दिया, उसके बाद उसमें स्वेदन करवाना है, और स्वेदन करवाने के बाद क्या करना है, उसके चारों ओर कपड़ा लपेट देना है ना। तो ये चीज आपको पता हो गई होगी। और मदन फल किसमें श्रेष्ठ है, वामक में। अब विसूचिका की चिकित्सा कैसे करेंगे, आपको पता है भोजन ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, यानी डायरिया और वोमिट दोनों हो रखा है, तो आपको ये तो नहीं करवाएंगे, वमन और विरेचन थोड़ी करवाएंगे। अब इसकी चिकित्सा किस टाइप से करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, पाशनियां यानी जो एरिया होती है ना नीचे, एंकल बोल सकते हैं, एंकल से नीचे वाला जो सरफेस वाला पार्ट है, उसके लिए बोल रहा पाशनियां में दाह कर्म करवाते हैं। ठीक है, जो दाह कर्म के बारे में आप इसके जो सूत्र स्थान के लास्ट चैप्टर है वहां पर पढ़ोगे कि क्या करते हैं, वहां पर एक जो भी होती है रोड या सुई लाइक स्ट्रक्चर, उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ठीक है, अब गर्म करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो स्पेशल मर्म है उनको छोड़ देंगे, और जो मर्म स्थान नहीं है एंकल पे, है ना, या पाशनियां यानी जो सरफेस है वहां पर क्या करेंगे, उसके दाह कर्म करवाएंगे। और आयुर्वेदा में जो चीज कभी सही नहीं हो सकती है,
या जो सारे ट्रीटमेंट आप कर चुके हो और नहीं सही हो रही है, तो किससे होती है? दाह कर्म से होती है। पहले यदि सही नहीं हो रही है, पहले शार कर्म यूज करते हैं, शार कर्म से भी यदि वो चिकित्सा नहीं होती है उसकी, तो आप लास्ट में जाके क्या करवाते हो? दाह कर्म करवाते हो। ठीक है, तो ये चीज करवानी है आपको। कहाँ पर करवानी है? जो पाशलियां होती है उसके दाह कर्म करवाते हैं, और दाह कर्म के बाद उसके लिए उसको क्या करते हैं? उपवास लंघन करवाते हैं, फास्टिंग करवाते हैं उसी दिन जिस दिन आपने दाह कर्म करवाया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भोजन ही नहीं जाएगा तो ना, तो ऊपर से और नीचे से क्या निकलेगा। ठीक है, इसलिए उस दिन क्या करवाना? उसको लंघन करवा देना। ठीक है, अब देखो उसके बाद विरेचन के पश्चात समान जो चिकित्सा होती है ना, आपको पता होना चाहिए। विरेचन करवा दिया आपने, मतलब जो भी था, मतलब विरेचन तो क्या करवाओगे? विरेचन मतलब उसके भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, आपको लग रहा है हाँ हल्का हो चुका है, तो अब उसको एकदम से ऐसा नहीं कि आप दाल बाटी खिला दो, हेवी भोजन नहीं देना। ठीक है, लेकिन क्या करना? उसको पेयादि कर्म के अनुसार, संसर्जन कर्म के अनुसार धीरे धीरे उसको पहले लिक्विड देंगे, और धीरे धीरे उसको लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड से हेवी की ओर ले जाएंगे, ताकि क्या हो? धीरे धीरे उसकी अग्नि बढ़े। ठीक है, तो विसूची का आपको क्लियर हो चुका है। अब पढ़ते हैं अपन अजीर्ण की चिकित्सा। अब अजीर्ण हो रखा है, एटलीस्ट इसको ही खत्म कर देते हैं ना, ताकि न तो अल्सर हो और विसूची का। तो इसकी क्या चिकित्सा बता रहा है भाग बैठ के? अजीर्ण के रोगी को अत्यधिक वेदना होने पर शूलनाशक औषधि नहीं पीना चाहिए। देखो अपन कहते हैं ना, जब अजीर्ण हो रखा है तो बॉडी भी पेन करती है, तो आप ध्यान रखना अजीर्ण में शूलनाशक यानी पेन किलर मत देना। जो आयुर्वेदिक की पेन किलर होती है ना, उनको भी यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपको पता होना चाहिए, जब ये भोजन ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इन औषधों को क्या खाक डाइजेस्ट कर पाएगा क्या? और डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो और आम की वृद्धि करवाएगा वो। तो इसलिए क्या करना कि शूलनाशक औषधियां भी नहीं देना। तो ध्यान रखना, अत्यधिक वेदना होने पर शूलनाशक औषधियां किस में नहीं दी जाती है? अजीर्ण में नहीं देते हैं। एआईपीजीडी में पूछ रखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए आपको। फिर आम के कारण मंद हुई जो जठराग्नि है, जो आम बन चुका है उसके कारण जो मंद हुई जठराग्नि है, वो दोष है ना। दोष, औषध और भोजन तीनों को नहीं पका सकती है, अतः इन सभी से उत्पन्न रोग रोगी को सहसा मार देते हैं। ध्यान रखना, ना तो दोष, औषध और भोजन इनको किसी को ही नहीं पचा रही, और आप और ऊपर से पेन किलर दे रहे हो आयुर्वेदिक की, तो वो क्या खाक पचेगी? और नहीं पचेगी तो फालतू ही उसको मारक का कारण बन सकते हैं, उसके डेथ का कारण ये भी बन सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना, अजीर्ण में चिकित्सा किसकी नहीं, शूलनाशक औषधियां भी नहीं देनी चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब देखो ये नेक्स्ट कोटेशन में क्या बोलता है कि आहार के जीर्ण यानी डाइजेस्ट होने के बाद यदि एब्डोमेन में है ना स्तंभता यानी कि एक हैवी एक मतलब कह सकते हैं खिंचाव टाइप भारीपन हो, है ना, तो शेष दोषों को पकाने और अग्नि को दीप्त करने के लिए औषध देना चाहिए। यानी ये एक तरह तो कह रहा है औषध नहीं देना चाहिए, फिर कह रहा है आपको लगे कि डाइजेस्ट हो गया है भोजन, तो उसके बाद देना चाहिए। ये नहीं कि आपके डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप फालतू ही टेबलेट पे टेबलेट उसको टिका रहे हो, है ना, तो ये गलत है। तो ये ध्यान रखना, जब डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद यदि एब्डोमेन पेन हो रहा है या उसको हेवीनेस हो रखा है, तो आपके हिसाब से आप उसको युक्ति के अनुसार टेबलेट दे सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, पकाने के लिए और जठराग्नि को तृप्त करने के लिए दीपन औषधियाँ दी जाती है, जबकि पाचन उसको पहले दी जाती है। दीपन पाचन औषधियाँ भी आप अजीर्ण में दे सकते हो। ठीक है, तो अजीर्ण की चिकित्सा अपन ने पढ़ ली। एक तरफ तो क्या नहीं देना, और जब डाइजेस्ट हो गया आपको लग रहा है हाँ हो चुका है इसका डाइजेस्ट, है ना, तो तब आपको क्या औषधियाँ देनी, तो ये पता होना चाहिए। फिर अपन पढ़ते हैं चिकित्सा कि आमजन्य रोग है कि शांति अपतर्पण, क्या बोल रहा है? लंघन करवा दो। जो भी डिजीज हो रखी है पेट से होती है, पेट में आम बना तो बहुत सारी डिजीज कोस करेगा, तो कोस करा तो आप क्या करो? भूखा कर दो उसको, फास्टिंग करवा दो, तो जिसको आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? अपतर्पण। ठीक है, ये करवा दो। या तीनों प्रकार के वात पित्त कफ दोष की शांति के लिए तीनों अवस्था दोषों की हीन मध्यम अति मात्रा के समीप विचार कर जो भी आपको लगे कि नहीं यार ये पित्त दोष काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त कफ बढ़ा हुआ है काफी ज्यादा, तो आप क्या करो? उसके अनुसार आपकी युक्ति लगाकर उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये याद रखना है आपको कि आमजन्य रोगों के लिए क्या है? शांति के लिए अपतर्पण, या वीक में एक बार क्या करवाना उसको? अपतर्पण या फास्टिंग करवानी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो औषध की योग्यता बता रहा है, तो ध्यान रखना दोषों के अल्प मात्रा में विकृत होने पर लंघन करवाना। देखो अजीर्ण हो रखा है लेकिन दोष अल्प मात्रा में क्या हो रखे हैं, यहाँ ऊपर पढ़ा था ना अपन ने दोषों हीन मध्यम अति मात्रा, तो वही कह रहा है यहाँ पर यदि हीन है, अल्प मात्रा में क्या हुए? विकृत हुए, जो डिस्टर्बिंग थी आपकी हेवी भोजन करने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, तो उसमें तीनों दोष विकृत हुए थे। लेकिन क्या कह रहा, दोष अल्प मात्रा में विकृत हुए तो आप क्या करवा सकते हो? लंघन करवा सकते हो। ठीक है, या हितकर भोजन करवा दो, ताकि उससे चीजें क्या हो जाएगी? वापिस रूटीन में आ जाएगी, जो जठराग्नि थी वापिस रूटीन में आ जाएगी और सही हो जाएगा। लेकिन दोषों के मध्य में तो आपको लंघन के साथ पाचन भी करवाना पड़े। पाचन मतलब उसको जो डाइजेस्ट हो जाए ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो लंघन पाचन किसमें करवाते हैं? मध्यम दोष यदि विकृत है तो। फिर देखो दोष के प्रचुर मात्रा यानी बहुत ही ज्यादा विकृत हो रखे हैं दोष, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसका वमन भी करवाना पड़ेगा,
और विरेचन भी करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये शोधन चिकित्सा करवानी पड़ेगी, कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में ध्यान रखना। जब दोषहीन है तो क्या करवा रहे हैं, लंघन करवा रहे हैं, उसको हित भोजन करवा रहे हैं, और मध्यम है तो लंघन पाचन दोनों करवा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा विकृत हो गए तो क्या करवाना, शोधन कर्म। शोधन में क्या आता है, वमन विरेचन बस्ती आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको करवानी पड़ेगी। फिर क्योंकि शोधन मलों को जड़ से ही उखाड़ देता है, अपन आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था शोधन और शमन। तो शोधन क्या करते हैं, वापिस प्रकुपित नहीं होने देते। जो दोष प्रकुपित हो गए शमन के कारण तो एटलीस्ट मान सकते हैं कभी वापिस हो जाए, लेकिन शोधन आपने शरीर से बाहर निकाल दिया उनको, तो क्या उत्पन्न होगा, वापिस थोड़ी होंगे क्या। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। फिर अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं चिकित्सा क्रम। अब चिकित्सा क्रम पढ़ें तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, चिकित्सा के कारण जो निदान के विपरीत चिकित्सा करते हैं। यदि कारण जो कोज है, हेतु है ना, उसके विपरीत चिकित्सा से रोग शांत नहीं होता है। देखो आपको पता है कि जैसे कि आपके अजीर्ण हो गया, अजीर्ण हो रखा, हेवीनेस आ रखी, भोजन नहीं पच रहा, तो एटलीस्ट आपने रेंटेक के बारे में सुना ही होगा, तो रेंटेक दे देते हैं ताकि उसका डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो ये चीज आप जानते हो। लेकिन जब हेतु मतलब हेतु के विपरीत भी यदि वो जो चिकित्सा है उससे रोग शांत नहीं हो रहा, यानी आपको जो सिम्टम दिख रहे हैं उसके अनुसार आपने चिकित्सा तो कर दी है, मतलब जो कारण था उसका, सॉरी कारण था उसके खिलाफ तो आपने चिकित्सा कर दी, लेकिन वो डिजीज थी वो शांत नहीं हो रही। ठीक है, जब इस यदि इस टाइप से भी शांत नहीं होती है चिकित्सा करने पर डिजीज, तो आपको क्या करना है, हेतु छोड़कर विपरीत, हेतु विपरीत को छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। कि जो व्याधि हो रखी है, आपको अजीर्ण हो रखा था, अजीर्ण की विपरीत चिकित्सा करो, है ना। आम हो रखा था, आम भी एक प्रकार की व्याधि है तो उसके खिलाफ, है ना। जो अल्सक हो रखा तो अल्सक के खिलाफ कर दो। विसूचिका हो रखी, विसूचिका के खिलाफ आपको चिकित्सा करनी। तो पहले तो क्या करोगे, आप हेतु के विपरीत चिकित्सा करोगे, जो कारण दिख रहा है या जो लक्षण दिख रहा है उनके खिलाफ करते हो, और जो बाद में यदि आपसे क्योर नहीं हो रही वो डिजीज, तो आपको क्या करना है, उस जो डिजीज हो रखी है उसके खिलाफ या उसके अपोजिट चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर कारण और रोग दोनों के विपरीतार्थकारी चिकित्सा करते हैं, यानी आपने कारण और जो रोग हो रखा है उन दोनों के कारण यदि इससे भी ठीक नहीं होती है तो आप कारण और जो डिजीज हो रखी है उन दोनों के खिलाफ चिकित्सा करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, विपरीतार्थकारी, है ना। जो हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत हो उसके खिलाफ जो चिकित्सा की जाती है उसको विपरीतार्थकारी चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अब देखो दोषों का पाक हो जाने पर, अग्नि के तीव्र हो जाने पर हितकारी अभ्यंग, स्नेहपान और बस्ती आदि युक्तिपूर्वक भोजन प्रयोग करवाना चाहिए। तो अब अपन ने कर ली है, अब उसका मान लो वो क्योर हो चुका है वो डिजीज से, तो आपको क्या करवाना है, हितकारी भोजन उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसकी अभ्यंग करवा सकते हो और स्नेहपान करवा सकते हो और बस्ती दे दो उसको। ठीक है, तो ये युक्तिपूर्वक आप करवा सकते हो, लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है ये चीज। फिर देखो यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो आमाजीर्ण के लक्षण बता रखे, है ना। आमाजीर्ण, विषमताजीर्ण। तो देखो अजीर्ण के मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। तो अजीर्ण के क्या टाइप होते हैं वो पहले मैं डिस्कस करूँ तो देखो मैं नीचे मैंने एक सारणी के रूप में लिख रखा है, इंडेक्स की फॉर्म में। सो यहाँ पर पता होना चाहिए, देखो अजीर्ण है तो वो तीनों दोषों के कारण ही तीनों दोषों को उत्पन्न करेगा, ये तो आपको पता हो गया। तीनों दोष है कौन से, वात पित्त कफ। तो देखो अब वात के कारण क्या होगा यहाँ पर सॉरी, तो देखो यहाँ पर वात के कारण कौन सा अजीर्ण होता है, तो देखो यहाँ पर 4 नंबर वाला जो अजीर्ण है वो विषमताजीर्ण। वात की अधिकता यदि आपके स्टमक में है तो कौन सा अजीर्ण होगा, तो विषमताजीर्ण। ठीक है, विषमताजीर्ण किसकी अधिकता से होता है, वात की अधिकता से। जबकि पित्त है, पित्त दोष ज्यादा ही बढ़ गया तो कौन सा अजीर्ण होगा, तो विदग्धाजीर्ण। अपन कहते हैं ना आग किसे विदग्ध होती है ना, एक तरह से भड़कती है वो आग, तो उसी से अपन पित्त भी तो एक अग्नि है अपने स्टमक की, तो उस चीज से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। विदग्ध, विदग्ध किस में आता है, आग में आता है, और आग किसके लिए है, आग किस में आती है, पित्त में आती है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो पित्त की अधिकता से विदग्धताजीर्ण होता है, वात की अधिकता है तो कौन सी डिजीज होती है, विषमताजीर्ण। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं तीसरा दोष यदि लूं तो कप, जो कफ है वो उसकी अधिकता से कौन सा ये होता है, तो कफ आपको पता है आलसीभूत होता है, स्निग्ध होता है, ये चीजें आप जानते हो, तो कौन सा होगा यहाँ पर, आमाजीर्ण होगा। तो आम इसीलिए तो बन रहा था, यानी जठराग्नि बिल्कुल मंद हो गई थी, और वो मंद होने की वजह से क्या, वो भोजन यानी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, और जो अपक्व रस था वही तो क्या कहला रहा था, आम खिला रहा था। और आम किसके कारण, जठराग्नि की मंदता के कारण, और जठराग्नि की मंद कौन से दोष के कारण होती है, कफ दोष के कारण। तो ठीक है, तो कफ की अधिकता से कौन सा अजीर्ण होता है, आमाजीर्ण। तो तीनों पढ़ लिए, वात की अधिकता से विषमताजीर्ण, याद हो गया होगा आपको। विषमताजीर्ण ये पूछता है डायरेक्ट पीजी में कि विषमताजीर्ण कौन से दोष के कारण अधिकता, कौन से दोष की अधिकता के कारण होता है, तो पता होना चाहिए वात की अधिकता। और मैंने बता दिया विदग्ध, आग क्या होती है, धक धक होती है ना, विदग्ध हो रही है, तो विदग्ध से क्या ले लोगे आप, पित्त की अधिकता है, और आमाजीर्ण है वहां पर कफ की अधिकता। आम से आप रिलेट कर ही सकते हो, बस आपको याद कौन सा रखना है, विषमताजीर्ण। विषमताजीर्ण किसके कारण होता है, वात के।
अब देखो इन तीनों के अजीर्ण के बाद अपन एक और अजीर्ण, दो अजीर्ण और पढ़ते हैं कि एक तो होता है रस शेषाजीर्ण और एक होता है विलंबिका। रस शेषाजीर्ण में क्या होता है कि आपको पता है कि भोजन अपन जैसे भी डाइजेस्ट कर रहे हैं उसके बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु बनती है, लेकिन उनकी भी अग्नियां होती है ना, रसाग्नि, मांसाग्नि, इस टाइप से। तो जो रसाग्नि, जो फर्स्ट धातु है, उसकी अग्नि, उसकी फर्स्ट अग्नि में यदि मंदता आ रखी है या वो अग्नि बिल्कुल ही मंद हो चुकी है, तो उसमें क्या रस धातु पचेगी क्या? वो नहीं पचेगी, तो रस अजीर्ण, रस शेषा अजीर्ण कर देगी। ठीक है, तो रस शेषा अजीर्ण से अपन ले सकते हैं, हाँ भाई इसमें रसाग्नि थी, वो क्या हो गई, मंद हो गई, इसलिए कौन सा अजीर्ण हुआ, रस शेषा अजीर्ण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पहले अपन ने वात पित्त कफ वाले अजीर्ण देखे, फिर अपन ने रसाग्नि है वो उसकी मंदता के कारण रस शेषा अजीर्ण देखा, फिर अपन लास्ट पढ़ते हैं विलंबिका। अब विलंबिका क्या चीज है, तो विलंबिका पहले मैंने वात पित्त कफ पढ़ा है, अब अपन अगला जो दो दोष है, कफ और वायु, यानी कि कफ और वात दोष की अधिकता के कारण कौन सा अजीर्ण होता है, तो विलंबिका होता है। समझ में आ गया? पहले ये चीज बेसिक चीजें समझ लो, फिर अपन इनके लक्षण पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ईजी हो जाएगा आपने। और ध्यान रखना एग्जाम में, हर एग्जाम में या तो दो पूछ लेता है, विदग्धता जीर्ण क्या है, विषमता जीर्ण, तो इसमें यही बताना होता है कि कौन सा दोष पड़ा हुआ है और उसकी चिकित्सा क्या है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ईजी है, बस इसको ऐसे ही याद रखोगे तो ही याद रहेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत करेगी, है ना। तो आमाजीर्ण किसके कारण हो रहा है, आम किसके कारण, कपदोष की अधिकता के कारण। विदग्धता जीर्ण, विदग्ध क्या होती है, आग होती है, आग किस में होती है, पित्त में होती है, तो पित्त की अधिकता के कारण। विषमता जीर्ण किसके कारण होता है, वात की अधिकता के कारण। फिर मैंने विलंबिका बताया, तो विलंबिका किसके कारण, विलंबिका में मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, दो दोष, कौन से, कफ और वात। ठीक है, तो इन दोषों के कारण कौन सी, विलंबिका होती है। जबकि रस शेषा जीर्ण जो डाइजेस्ट होने के बाद रस धातु बनी और रस धातु की यदि रसाग्नि है उसमें मंदता आ गई, तो वो कौन सा अजीर्ण करेगी, रस शेषा अजीर्ण करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो चुकी है। अब यदि आमाजीर्ण हो रखा तो इसकी चिकित्सा क्या करवाएंगे, लंघन करवाएंगे। ध्यान रखना है, पीजी में पूछ रखे हैं कि इनकी आमाजीर्ण की चिकित्सा क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, पहले दोष लिख दिया उसके बाद चिकित्सा लिख दी। तो एटलीस्ट जब आप रिवाइज करो तो इस टाइप से आपके जो भी नोट्स हो या जो भी बुक हो तो वैसे ही लिख देना। ठीक है, जैसा मैंने बता रहा हूँ ऐसे ही याद रहेंगे आपको भी। फिर बात करते हैं अपन की जो विलंब क्या है, उसमें क्या करेंगे, कफ और वात है उसकी अधिकता, तो कफ वात दोष से की तो चिकित्सा करेंगे, तो लंघन करवाएंगे इसमें भी। तो आमाजीर्ण और विलंबिका में क्या करवाया, लंघन करवाया। जबकि विदग्धता जीर्ण है उसमें पीत है तो वमन करवाएंगे। अपन कहते हैं ना एसिडिटी हो रखी है बहुत ज्यादा, है ना, तो वो किसके कारण होती है, पित्त दोष की अधिकता के कारण ही तो हो रही है एसिडिटी। और एसिडिटी हो रखी तो उसको वोमिट के थ्रू बाहर निकाल दो ना, फालतू क्यों रख रहे हो ऐसी आग को। तो वमन करवाएंगे। ध्यान रखना वमन किस में करवाते हैं, कौन सी दोष में करवाते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। लेकिन यहाँ पर पित्त की अधिकता में बता रहा है, जबकि पित्त में क्या करवाते हैं अपन, विरेचन करवाते हैं ना, कफ में करवाते हैं वमन तो। जबकि यहाँ पर कफ दोष की अधिकता में क्या बता रखा है, लंघन बता रखे। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो विदग्धता जीर्ण है उसमें वमन चिकित्सा है। ध्यान रखना, पीजी में पूछ रखा है और मैं अभी लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, वहां पर भी ये मिलेगा आपको, है ना। विषमता जीर्ण, विषमता जीर्ण की बात करें तो वात है, तो वात के कारण क्या करवाते हैं अपन, स्वेदन करवा देते हैं, उसको बाहर ही निकाल देते हैं स्वेदन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, स्वेदन किस में करवाते हैं, विषमता जीर्ण यानी वात वाले में। फिर बात करते हैं रस शेषा जीर्ण है, तो उसका क्या करना, शयन करवाना या उसको सुला देना, उसको स्लीप दे देना ताकि वो क्या करे, आराम से डाइजेस्ट हो जाए उसको। ठीक है, या उसको दीपन पाचन औषधियां दे देते हैं रस से। तो ये चिकित्सा ऐसे ही याद रखना, इनको साथ में याद रखना दोनों। अब देखो 1 बाय 1 पढ़ूंगा तो काफी इजी हो गया होगा आपके लिए। तो देखो आमाजीर्ण के लक्षण बता रखा है, कफ दोष के उत्पन्न अजीर्ण से आमाजीर्ण कहते हैं। और इसमें क्या है, आंख, यानी कि जो कफ है तो कफ क्या चीज करेगी, आलसी करेगी, पूरी बॉडी में लेजीनेस लाएगी। अपन जानते हैं कफ के कारण ये चीजें होती है। तो आंख, गंड स्थल में सूजन आ जाएगी और तुरंत भोजन किए करने के समान डकार आएगी। प्रसेक यानी लारा स्त्राव होगा। अपन कह सकते हैं ना कि जो स्निग्ध चीजें हैं, स्निग्ध क्या है, कफ है, तो कफ स्निग्धता बढ़ाएगा जिसके कारण लारा स्त्राव होगी। आंख और ये सब चीजें भारी हो जाएगी, हेवीनेस हो जाएगी, है ना। और शरीर में, बॉडी में क्या आ जाएगी, गुरुता आ जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस टाइप से ध्यान रखना। मैंने दोष बता दिया, अब दोष के हिसाब से आप खुद युक्ति लगाकर या दिमाग लगाकर, है ना, खुद बना सकते हो कि हाँ यार इसमें ये हो सकते हैं। ठीक है, इतना रटने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ध्यान रखना। फिर देखो विषमता जीर्ण और विदग्धता जीर्ण, विदग्धता जीर्ण में पित्त दोष और विषमता जीर्ण में वात दोष बताया था। तो वायु की विकृति होने पर विषमता जीर्ण होता है, और जिसमें मैंने बताया था वायु या बॉडी में पेन का कारण क्या होता है अपने आयुर्वेद के अनुसार, तो वात बढ़ी हुई है इसका मतलब, तो वात के कारण पेन होता है, शूल होगा, है ना। आद्यमान होगा यानी पेट में जैसे वायु भर गई हो, है ना, बिल्कुल ऐसी फूल रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं, आद्यमान बोलते हैं। तो आद्यमान होगा और शूल होगा, ठीक है, और डलनेस आ जाती है बॉडी में। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखना, एक तो शूल और एक आद्यमान। अब पीत के कारण क्या हुआ था, विदग्धता जीर्ण हुआ था। तो इस पीत के कारण, पीत क्या है, गर्म है स्वभाव में, तो गर्म है तो क्या करेगा, प्यास लगाएगा, है ना। प्यास लगेगी तो क्या आएगी, ज्यादा ही प्यास लगेगी तो नहीं पानी पिया तो मूर्छा यानी कि अनकॉन्शियसनेस भी बेहोश कर देगा वो, है ना, बेहोश कर दे, भ्रम में भी हो सकता है।
और आपको पता है कि पित्त यदि ज़्यादा है तो खट्टी डकारें भी आती है ना। तो खट्टी डकारें किस में आती है, तो ध्यान रखना विदग्धता जीर्ण में आती है। और बॉडी में बर्निंग सेंसेशन भी करवाएगा, दाह करवाएगा। एकदम एसिडिटी में होता है ना, बॉडी पूरा स्टमक ऐसा लगता है कि आमाशय में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, छाती में जलन हो रखी है। तो ये कंडीशन कहाँ मिलती है आपको, एसिडिटी में। और एसिडिटी का आयुर्वेद में क्या करते हैं, दाह या खट्टे डकार आना, किसका रीजन है, विदग्धता जीर्ण। अपन एसिडिटी को क्या बोल सकते हैं, विदग्धता जीर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वात पित्त कफ तीनों के कारण आप खुद के हिसाब से भी बना बना के और भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं आमा जो अजीर्ण है उनके बारे में। आमा अजीर्ण में लंघन, ये चिकित्सा बता रखी जो मैं नीचे बता चुका हूँ कि आमा अजीर्ण में लंघन और विषमता जीर्ण में अत्यंत स्वेदन करवाना, जबकि विदग्धता जीर्ण में वमन करवाना है। ये सारी मैंने लाइन से बता दी है। और जिस अवस्था में जो कार्य उचित लगे, है ना, वो कार्य भी अपने को करना चाहिए। ये नहीं कि अपन इसके अनुसार ही चल रहे हैं। ध्यान रखना, आयुर्वेद में युक्ति का बहुत महत्व है। युक्ति से अपन हर चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो योग बनाते ना औषधियाँ, 3-4 औषधियों को मिक्स करके, वो भी युक्ति के अनुसार बनाते। अब विलंबिका के दोषों के अत्यंत लीन एंड शोतशों में चिपके होने के कारण आम दोष में ही कफ और वात, मैंने बताया था कफ वात के कारण ही विलंबिका होती है। तो इसको क्या करना है, इनके संबंध होने के कारण आमजीर्ण के लक्षण वाली विलंबिका रोग की उत्पत्ति होती है। ये सब मैंने बता दिया, विलंबिका क्या होती है भी बताया था। ठीक है, इसमें भी आमजीर्ण के समान चिकित्सा करते हैं। अब आमजीर्ण में क्या चिकित्सा की, वही मैंने वहां पर भी बताया था, है ना, कि सेम चिकित्सा करते हैं दोनों में। फिर रस शेष अजीर्ण के क्या लक्षण बता रहे, रस शेष अजीर्ण में उद्गार के शुद्ध होने पर भी अन्न अशुद्ध या अरुचि होती। आपको डकार ठीक आ रही है, हाँ भाई शुद्ध डकार आ रही है, डकार शुद्ध आती है, इसका मतलब भोजन डाइजेस्ट हो चुका है। ये एक संकेत मिलता है अपने को। ठीक है, तो जब अब यदि डाइजेस्ट भी हो गया, डकार भी अच्छी आ गई, फिर भी अपने को भोजन में भूख नहीं लगती, अरुचि रहती है ना। और हृदय में ऐसा लगता है कि पीड़ा हो रखी है, थोड़ा बहुत शूल होता है हार्ट में। ठीक है, और इन अवस्थाओं में या सभी अजीर्णों के में भोजन किए बिना दिन में थोड़ा सोना चाहिए और भूख लगने पर थोड़ा मात्रा में हल्का भोजन करना चाहिए। तो रस शेषा जीर्ण की चिकित्सा समझ में आ गई। क्या बता रखा इसमें, सोने वाला बता रखा कि इसमें स्लीपिंग बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी यदि आप डाइट लेते हो तो बहुत लाइट डाइट लेनी है ना, लघु भोजन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और रस शेषा जीर्ण में भोजन किए बिना दिन में थोड़ा सोने का निर्देश दिया गया है, जबकि अजीर्णों में बिना भोजन किए दिन में। देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली बात है कि रस शेषा जीर्ण जो है ना, उसमें भोजन किए बिना ही आपको थोड़ा सोना चाहिए, जबकि अजीर्णों में बिना भोजन किए। इसमें भोजन कर रखा, अभी मैंने बताया ना ऊपर के थोड़ा भोजन करके फिर सो जाना चाहिए, रस शेषा जीर्ण है तो। ठीक है, लेकिन जो भी अजीर्ण बताया मैंने ऊपर इसके अलावा, उसमें तो क्या है, बिना भोजन करके ही सोना चाहिए। क्यों, भोजन करोगे तो वैसे भोजन पच नहीं रहा है। यहाँ तो खैर अच्छी डकार भी आ गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत हर्ड में पेन हो रहा था और अरुचि हो रखी थी, इसलिए अपन ने थोड़ा बहुत खाया और फिर सो लिए। लेकिन अजीर्ण बाकी इसके रस शेषा जीर्ण के अलावा जो अजीर्ण है उनमें बिना भोजन करके ही दिन में सोना उत्तम माना गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। बाकी मैंने ये डिस्कस कर ही लिया। अब देखो अजीर्ण के लक्षण, अपन अजीर्ण अजीर्ण पढ़ रहे हैं, लेकिन अजीर्ण के और लक्षण भी होते हैं स्पेशल। तो ये कोटेशन याद हो जाए, ठीक, नहीं तो ये ऐसे ध्यान रखना कि अजीर्ण के लक्षण में क्या बताना है, विबंध होता है। ठीक है, जो मल का अवरोध है ना, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, विबंधो। फिर अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति जानते हैं, भोजन का ज्यादा निकलना या कह सकते हैं डायरिया होना, अति प्रवृत्ति। फिर ग्लानी होगी, है ना, डिप्रेशन बोल सकते हैं, ग्लानी होगी। मारुत, मारुत मूर्ता मतलब कि वायु का रुक जाना। ठीक है, भोजन जो वायु है ना तो ऊपर से निकल रही डकार के रूप में निकल रही, ना नीचे गैस के फॉर्म में निकल रही, तो वायु का रुक जाना। और विष्टम, विष्टम यानी आद्यमान कहते हैं ना, आद्यमान मैंने कहा था ना, पेट फूल जाता है। और गुरुता, ब्रह्म, ये सारे मैंने ऊपर आपको लक्षण पढ़ा रखे कहीं ना किसी अजीर्ण में, तो सारे आप किस में लिख सकते हो, यदि अजीर्ण के लक्षण पूछे तो आप आराम से इसमें 2 नंबर में लिख सकते हो। ठीक है, फिर अजीर्णों के अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब देखो अजीर्ण होने का और कारण क्या है, रीजन। देखो पहले तो इसने अजीर्ण समझा दिया, अब इसकी रीजन बता रहा। ठीक है, तो अजीर्ण के क्या रीजन होते हैं तो होने के, तो केवल अति मात्रा में भोजन सेवन करने से आम दोष की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी ऐसा कह रहा है कि सिर्फ आप ऐसा समझो कि भोजन ज्यादा खा लिया इसका मतलब अजीर्ण हो गया, ये नहीं है। इससे और भी लेना चाहिए कि अपितु भोजन अप्रिय हो, विष्टम्बिकारक हो, है ना, आम हो या गुरु हो, रुक्ष हो, और भोजन ठंडा हो या बहुत ज्यादा गर्म हो, है ना, और अत्यंत पानी पी लिया हो अपने भोजन में। भोजन करते वक्त ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और ज्यादा ही पानी पी लोगे तो अजीर्ण होगा। तो ये रीजन भी हो सकते हैं। या आप कुछ टेंशन में हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखे हो, है ना, ऐसी चीजों से भी क्या होता है, अजीर्ण होता है। तो ध्यान रखना, मेंटली डिसऑर्डर अपने इफेक्ट करते हैं किस पर, जीआईटी पर, है ना। तो ये चीज मॉडर्न ने भी बोल रखी है और अपने वाघभट्ट ने तो पहले ही बता रखी है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन अजीर्ण के और कारण भी होते हैं। ठीक है, और कारण क्या होते हैं, शमशन, अध्यशन और विषमाशन। ये डायरेक्ट 2 नंबर में टर्मिनोलॉजी पूछता है, शमशन क्या होता है, अध्यशन क्या होता है, विषमाशन। अब देखो ध्यान से सुनना, शमशन क्या है, शमशन मतलब कि सम यानी हित और अहित।
ठीक है, या कह सकते हैं पथ्य और अपथ्य भोजन साथ में करना क्या कहलाता है, सम शन। फिर अध्यशन क्या कहलाता है, अध्यशन यानी भोजन पचा नहीं उससे पहले और ज्यादा खा लिया तो अध्यशन हो गया। फिर विषमाशन क्या कहलाता है, तो विषमाशन क्या कहलाता है कि देखो यहाँ पर विषमाशन में मैंने नीचे लिख रखा है काल और मात्रा दोनों पर डिपेंड करता है कि यानी बिना समय के आप भोजन कर रहे हो तो विषमाशन है, और मात्रा यानी कि बहुत ज्यादा गुरु खा लिया या कभी लघु या कभी गुरु खा लिया तो ये चीज क्या कहलाती है, विषमाशन कहलाती है। तो विषमाशन में किस पर डिपेंड है, काल और मात्रा पर। तो ध्यान रखना है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ भोजन की जो विधि है वो बता रखी, समय से भोजन करना चाहिए, सातम्य हो वही खाना चाहिए, हितकर हो, उष्ण खाना चाहिए, लघु खाना चाहिए, है ना, मन से खाना चाहिए, और 6 रसों से परिपूर्ण जो, या कह सकते हैं अपन हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी डाइट कैसे अपन को फॉलो करनी चाहिए, वो आता था ना पहले संतुलित भोजन, तो वही चीज बता रखी भोजन की विधि में बता रखा है कि हितकर भोजन हो, लघु होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, मन से 6 रसों से परिपूर्ण भोजन होना चाहिए, है ना, वो उस हिसाब से आपको भोजन, ऐसा भोजन करना चाहिए। और ऐसे भोजन में भी जब आप पे थाली आती है भोजन की, तो आपको कौन से रस का पहले सेवन करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपके एक कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ माइंड में, तो मैं आपसे एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट करूंगा कि आपको पता होना चाहिए भोजन करने के बाद कौन कौन से दोषों की उत्पत्ति होती है, कौन कौन से दोष बढ़ते हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर जब भी आप पढ़ोगे तो वहां पर एक कोटेशन आपको मिलेगा, वयो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिघा क्रम, यानी भोजन करने के बाद जो अवस्था होती है उसमें कौन सा दोष बढ़ता है, कौन सा बढ़ता है वहां पर, भोजन के जस्ट बात करने पर कब बढ़ता है, फिर पीत बढ़ता है और फिर वात बढ़ता है। लेकिन भोजन करने से जस्ट पूर्व कौन से दोष बढ़ते हैं, तो पता होना चाहिए जस्ट पूर्व कौन सा होता है, वात बढ़ा होता है ना, फिर पीत, उससे पहले कौन सा पीत बढ़ा हुआ, फिर उससे पहले भी कौन सा कब बढ़ा हुआ। तो डायरेक्ट जो सडनली मैं बात करूं, जैसे आप भूख लग रही है तो तब कौन सा खाली हो गया, तो खाली है तो वात बढ़ा हुआ है ना। तो ये चीज ध्यान रख, अब वात बढ़ा हुआ है तो आपको क्या हेवी चीज खानी है आपको, तो हेवी चीज क्या है, 6 रसों में से हेवी कौन सा रस होता है, तो मधुर रस हेवी होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना जो क्रम बता रखा है बलता का क्रम रसों में, कि मधुर सबसे हेवी है, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर कटु तिक्त कषाय, है ना, ये क्रम होता है। वहां पर कटु तिक्त की जगह आपको ध्यान रखना है, इनको विपरीत करना है ना। जब बलता का क्रम आता है तो वहां पर कटु तिक्त है, उसको अपोजिट कर लेना, यानी कटु की जगह तिक्त कर देना, तिक्त की जगह कटु, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये क्रम है। बाकी आपको ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करते जाना है। पहले आपको मधुर चीज खानी है यानी मीठी चीज, है ना, वो चीज खा लो। फिर आपको थोड़ा अम्ल, कोई खट्टी चीज आ गई तो वो खा लो। फिर लवण यानी कुछ नमकीन चीज है तो वो खा लो, है ना। तो इस टाइप से आपको एक क्रम अनुसार भोजन करना चाहिए। लेकिन अपन उल्टा ही करते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं तो कभी कुछ खा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, आपको जो भी आया आप भी फॉलो करके देखना, आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से। तो भोजन की विधि में मैंने एक चीज तो बता दी ये वाली, कैसा भोजन करना चाहिए, फिर दूसरी ये चीज बताई, तो ये चीज इसमें थी। ठीक है, अब त्याज्य भोजन बता रखा, यानी आपको क्या त्यागना चाहिए, भोजन कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या त्यागना चाहिए, जो तृण घास से भोजन ऐसा हो जिसमें घास पड़ी हो, जिसमें बाल पड़े हो, ऐसा भोजन तो वैसे ही नहीं करते ना अपन, है ना। और एक भोजन जैसा अपन शाम को ठंडा हो चुका है भोजन, लेकिन अपन उसी रोटी को वापस गर्म कर लेते हैं, तो ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सब्जी की बहुत ही ज्यादा अधिकता हो उसको भी अपन ज्यादा नहीं खाना चाहिए या एकदम त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपको पता है कि खुद भी जानते हो, और बहुत ज्यादा उष्ण हो, बहुत ज्यादा नमक मिला हुआ, तो ऐसा भोजन को डायरेक्ट त्याग देना चाहिए। ऐसा भोजन डिजीज पोज करता है। इसलिए त्याज्य भोजन में क्या क्या चीज पड़ेगी, घास फूस पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वो पुनः गर्म किया गया हो, या बहुत ज्यादा गर्म हो, है ना, बहुत ज्यादा नमक मिलाया हो, या बहुत ज्यादा सब्जी हो, ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा किलाहट आदि का निषेध, यानी कि क्या बोल रहा है, डेली क्या नहीं खाना चाहिए। आप कहते हो ना हमको क्या डेली खाना चाहिए, हमको क्या डेली नहीं खाना चाहिए, तो वो चीज में वाग्भट बताता है कि डेली क्या नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ बता रहा किलाहट। ठीक है, दही, जो चीज याद रह जाए वो चीज याद रखना, दही याद हो सकता है, दही रोज नहीं खाना चाहिए। क्षार है वो डेली नहीं खाना चाहिए। जो कच्ची मूली है वो भी डेली नहीं खानी चाहिए, है ना। जो मांस है, जो भी आप नॉनवेज है वो डेली थोड़ी खा सकते हो, एकदम हेवी होता है वो, है ना। तो सुअर का मांस हो गया, गाय का मांस हो गया, भैंस का मांस हो गया, तो ये चीज डेली थोड़ी खा सकते हैं, क्या कभी कभार खा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर दही, है ना, कच्ची मूली और जो भी मांस है, जिसका भी मांस, तो वो डेली नहीं खाना चाहिए। और जो उड़द की दाल होती है वो भी क्या डेली नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। और पिष्टी जो घी और इन तेल से बनी हुई चीजें होती है ना, वो भी डेली नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रतिदिन क्या नहीं खाना चाहिए, तो मांस नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, किलाट, कुर्चिका, कच्ची मूली हो गई, है ना, जो उड़द की सब्जी है वो भी डेली नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हेवी होती है, तो इसलिए डेली नहीं खा सकते। जबकि अपन डेली क्या खा सकते हैं, तो शाली चावल, जो चावल है लाइट होते हैं, डेली खा सकते हो। गेहूं डेली खाना ही पड़ता है ना। और जो खाते हैं अपन डेली खा सकते हो। और जो पता होना चाहिए, जांगम पशु का मांस वो डेली खा सकते हो। ठीक है, और चीज बताऊं तो द्राक्षा है वो डेली खा सकते हो, यानी कि जो अंगूर से बनाई जाती है ना द्राक्षा, मुनक्का बोलते हैं, वो डेली खा सकते हो। फिर आमल का जो आंवला है वो डेली खा सकते हो। पटोल,
परवल की सब्जी होती है ना, जिसको टिंडोरी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो उसी को पटोल बोलते हैं। ध्यान रखना, मैंने पटोल पहले भी बताया था, तो इसको टिंडोरी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ें डेली आप खा सकते हो, मूंग खा सकते हो, है ना, घृत, घी खा सकते हो। ठीक है, और जो वर्षा का जल है वो भी आप डेली पी सकते हो, दूध डेली पी सकते हो, मधु और अनार है वो डेली खा सकते हो, और नमक में यदि खाना चाहो तो आपको सेंधा नमक डेली खा सकते हो, डेली भोजन में इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए क्या भोजन डेली नहीं करना चाहिए, क्या नहीं क्या करना चाहिए, और बिल्कुल किसको त्यागना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन और बताता हूँ, ये आपको भी करना चाहिए डेली, क्योंकि आजकल आंखों की प्रॉब्लम सभी को आ रखी है ना, सभी को किस किसके चश्मे लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, चेहरे से ज़्यादा बड़े चश्मे तो लग जाते हैं। तो इसमें क्या अपने ट्रीट कर सकते हैं, तो वागबड़ ने क्या बता रखा, नेत्रों के लिए हितकर क्या बताया, त्रिफला होता है ना, त्रिफला सभी जानते हैं, जिसमें मैंने क्या ट्रिक बताई थी, हवा, हवा से क्या याद रखा, HVA, है ना, HVA से क्या, हरित की, V से विविध की, और A से आमल की, 3 फ्रूट होते हैं उसमें, इसीलिए उसको त्रिफला बोलते हैं। अब इस त्रिफला में क्या करना है, आपको घी मिलाना, ठीक है, घी और शहद के साथ, घी और शहद के साथ असमान मात्रा में, आपको पता होना चाहिए कि अपन ने विरुद्ध भोजन पढ़े थे, अपन ने पढ़ा था वहां पर घृत और शहद दोनों असमान मात्रा में यूज करना चाहिए, समान मात्रा में विष का रूप ले लेते हैं, इसलिए घी और शहद इनको असमान मात्रा में मिला के, किसके साथ, त्रिफला के साथ। और जब रात रात में आप सो रहे हो, सोने जैसे ही जा रहे हो, तब रात्रि में खाने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। ठीक है, तो कब खाना चाहिए, रात में खाना चाहिए, जैसे ही सोने जा रहे हैं तब क्या करना, त्रिफला लेना, उसमें थोड़ा घी और शहद असमान मात्रा में मिला देना, और डायरेक्ट उसको चाट लेना, तो ताकि आपकी नॉर्मली महीने 2 महीने में आप फर्क आप खुद ही महसूस करोगे कि नहीं, मेरे विजन में जो भी दिक्कत थी उसमें आराम हो रहा। ठीक है, तो ये जो द्रव्य है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, रोग नाशक होते हैं, रसायन कह सकते हैं इनको, सॉरी। ठीक है, तो ये डेली आप नित्य यूज कर सकते हो। मैंने बताया था आंवला कहाँ पर आ रहा है, नित्य यूज करने में भी आ रहा है, और एक और त्रिफला, जो त्रिफला है ना, तो इसमें 3 फ्रूट और लिख सकते हो आप नित्य भोजन में, आमल की, हरित की और विविध की, तीनों को डेली यूज कर सकते हो, इसीलिए अपन त्रिफला को डेली यूज करें। तो आपको पता होना चाहिए, डेली यूज करना चाहिए, आपकी आंखों की प्रॉब्लम है तो आप एक बार करके देखना। ठीक है, अब भोजन का क्रम बता रखा है यहाँ पर कि क्या क्या खाना चाहिए, तो ये आप पढ़ लेना कि 20 कमल की नाल है, नारियल है। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ लेना। फिर भोजन की मात्रा बता रखी है, तो देखो भोजन की जो मात्रा होती है ना, तो अपने स्टोमक पे बेस करती है। स्टोमक पे बेस कैसे है, तो देखो अपने स्टोमक है ना, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। स्टोमक को क्या बोलते हैं आयुर्वेदा में, कुक्षी। अब कुक्षी को 3 भागों में डिवाइड किया, तो इसका जो चरक है उसने कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 में, लेकिन जो वागभट है उसने 4 भागों में डिवाइड किया। यानी जैसे मैंने इधर राइट साइड में देखना, इधर मैंने एक स्टमक बना रखा, तो इसके कितने भाग बना दिए, 3 भाग बना 4 भाग बना दिए। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले 2 भाग है उनमें मैं सॉलिड भाग, यानी कि जो हेवी डोज जो भी चीजें है ना, जो सॉलिड है वो चीज खाऊंगा तो डायरेक्ट नीचे जाएगी, तो उसका एक स्थान हो गया, जो 2 पार्ट मैंने। अब जो एक पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है वागभट के अनुसार, 4 पार्ट वागभट ने माने कुक्षी के, तो जो 2 तो अपन ने किसके लिए स्टोर कर लिए, सॉलिड पार्ट के लिए। जो एक पार्ट है तीसरा वाला, वो किसके लिए, लिक्विड पार्ट के लिए। और जो छोटा वाला भाग है ऊपर, है ना, जो फंडस बोलते हैं अपन, ऊपर ही ऊपर स्टमक का, वो पार्ट किसके लिए शेष रखेंगे अपन, जो गैसेस बनेगी, बात पित्त कब के लिए जो दोष बनेंगे वो उत्पन्न होंगे, तो कहाँ जाएंगे, वो इसी पार्ट में जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, 2 भाग किसके लिए, सॉलिड के लिए, एक भाग लिक्विड के लिए, एक भाग गैसेस के लिए। तो यही लिख रखा भोजन की मात्रा, जो स्टमक है वो 4 भागों में डिवाइड कर रखा किसने, वागभट ने, और चरक ने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, सेम चीजें बता रखी, बस यहाँ पर एक बार और बढ़ा दिया किसने, वागभट ने। ठीक है, देखो अब अनुपान आता है। अब अनुपान होता क्या है वो पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में, लास्ट चैप्टर है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और पेशेंस बना के देखते रहना, सुनते रहना। अब देखो अनुपान क्या चीज है, अनु यानी बाद में, पान यानी खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद जिस चीज को अपन खाते हैं वो चीज क्या कहलाती है, अनुपान। अब अनुपान क्या कहलाते हैं कि जो भोजन जो भी अपन ने खाया उसके तो विरुद्ध होती है, लेकिन दोषों को उत्पन्न नहीं करता। देखो यहाँ लिख रखा ना, अनुपान से सेवन करने से यदि दोष अल्प मात्रा में विकृत है, या आमावस्था में जो भी दोष बढ़ा हुआ उसको क्या करते हैं, एकदम कम कर लेते हैं, या साम्य अवस्था में ले आते हैं। लेकिन भोजन के अपोजिट वो चलेगा, लेकिन उस दोषों को नहीं बढ़ाते, और दोषों को क्या कर लेते हैं, साम्य अवस्था पे ले आते हैं। ये चीज अनुपान कहलाती है। ठीक है, अब अनुपान की डेफिनेशन आपको पता हो गई होगी, नेक्स्ट कोटेशन में बता रखा है, जो द्रव्य जिस अन्न के गुणों के तो विपरीत होने पर, लेकिन उस अन्न के साथ सेवन करने पर विरोधी नहीं होते हैं। मैंने कहा था ना, विरुद्ध भोजन पढ़ाए थे, विरुद्ध आहार पढ़ाए थे मैंने, तो वहां पर विरुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन विपरीत गुण वाले हो सकते हैं। ठीक है, अन्न के विपरीत गुण वाले हो सकते हैं, लेकिन विरोधी नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुपान कहलाते हैं। ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं, अनुपान। और अनुपान सर्वदा क्या होते हैं, उत्तम होते हैं। अब अनुपान के गुण पढ़े अपन, एग्जाम्पल बाद में लेंगे, जो एग्जाम्पल में याद करवा दूंगा लास्ट में जाते जाते। देखो अनुपान के जो गुण है, अनुपान करोगे तो उससे एनर्जी बढ़ेगी, तृप्ति होगी, व्याप्ति होगी, है ना, अंगों में शिथिलता आएगी, ठीक है, मुलायम हो जाएगी बॉडी, और भोजन का डाइजेस्ट हो जाएगा।
जैसे अपन खाते हैं ना भोजन के बाद सौंफ खाते हैं, तो किस लिए खाते हैं, ताकि भोजन पच जाए। ठीक है, तो ये भी एक चीज का अनुपान हो गया। और अपन छाछ पीते हैं, है ना, दाल बाटी खाने के बाद भी छाछ पी लेते हैं, तो उससे भी भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। वही चीजें अनुपान के एग्जाम्पल में लिखनी। फिर देखो अनुपान के कौन अयोग्य व्यक्ति कौन कौन होते हैं, जिनको सुप्रा क्लेविकुलर डिजीज हो, है ना, उच्च जत्रु का रोग हो, जैसे खांसी हो गई, सांस हो गया, पीनस हो गया, है ना, ये सारी ऊपर वाली डिजीज है। या किनको गले की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। अनुपान के अयोग्य व्यक्ति कौन है, जिसको सुप्रा क्लेविकुलर डिजीज है, श्वास कांस छर्दी, है ना, पीनस, और जिसको गले की प्रॉब्लम हो, स्वर भेद हो, उसको अनुपान नहीं करवाना है, ध्यान रखना, है ना। फिर अनुपान के अयोग्य रोग कौन से होते हैं, रोग की बात करा, पहले रोगी की बात करा, अब रोग बता रहा कि जिसमें क्लेद की अधिकता है, यानी बहुत ज्यादा कफ है और कफ बढ़ा हुआ है, तो नेत्र, कंठ और वर्ण के रोगी का अनुपान नहीं करवाना चाहिए। देखो पहले ही बता दिया, कंठ वाले रोगी को नहीं करवाना है, नेत्र रोगी को अनुपान नहीं करवाना है, और जिसमें क्लेद बहुत ज्यादा मोटा है उसको भी अनुपान नहीं करवाना है। ठीक है, अनुपान अब अनुपान अपन पढ़ते तो है, एग्जाम्पल तो पढ़े, तो देखो अनुपान यहाँ बता रखा। अनुपान के क्या एग्जाम्पल है, देखो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, आपको लिखना भी ऐसा ही है कि पहले जौ और गेहूं, है ना, जौ और गेहूं के खाने के बाद आपको ठंडा जल यूज करना है, यानी ठंडा जल पीना है। जो आप भोजन खाना खाने के बाद पीते हो तो आपको कौन सा जल पीना चाहिए, ये बात मैं समझाऊं तो जौ और गेहूं की यदि आपने रोटी खाई हो तो उसके बाद कौन सा जल पीना चाहिए, शीतल जल पीना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों उष्ण होते हैं, और उष्ण के बाद गर्म जल पियोगे तो और ज्यादा उष्णता बढ़ेगी, पित्त दोष को बढ़ा देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जौ और गेहूं के खाने के बाद आपको ठंडा जल पीना है। जबकि दही भी गर्म होता है, ध्यान रखना, दूध शीत होता है लेकिन दही क्या होता है, गर्म। जब आपने दही खा लिया, या आपने अल्कोहल पिया है ना, या विष जहर पी लिया, है ना, या मधु के तो इनके बाद क्या करना है आपको, विष और दही खाना खाने के बाद, मध्य के बाद, तो मधु के सेवन के बाद, या आपने हनी खाया हो उसके बाद आपको ठंडा जल पीना है। तो पता होना चाहिए सारी जो चीजें बताई मैंने, वो चीजें क्या होती है, उष्ण होती है, किसमें, वीर्य में। तो उष्ण वीर्य के बाद क्या करोगे आप, शीत वीर्य का शीत वीर्य युक्त चीजें खाओगे। तो इसीलिए दही, मद्य, विष और मधु के खाने के बाद आपको क्या करना है, शीत जल यानी शीतल जल का यूज करना है। ठीक है, जबकि आप घी वाली चीजें और ये खाओगे पिष्टी बनाकर, है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उष्ण जल का अनुपान करना पड़ेगा। तो 3 एग्जाम्पल याद रखना एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर और भी बात बताऊं तो यहाँ पर एक चीज और है, जो क्रश दुबले पतले लोग होते हैं, है ना, उनको क्या करना चाहिए, उनकी पुष्टि के लिए, उनको पोषण के लिए सूरा, सूरा किसको बोलते हैं, अल्कोहल का अनुपान करवाना। जो पतले लोग हैं उनको अल्कोहल पीना चाहिए, अनुपान करवाना चाहिए। और जो मोटे लोग हैं जो मोटे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, मधु हनी को जल के साथ मिलाकर पीना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली थी। तो ये चीज ही ध्यान रखना, जो मैंने बताई वही ध्यान रखना, ज्यादा याद रखोगे फिर दिक्कत होगी। दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, लेकिन लास्ट टाइम पे अपने को कम चीजें याद होती है, तो वो चीज। ठीक है, अब अयोग्य रोग पढ़ लिए थे। अनुपान के पश्चात, अब अनुपान कर लिया, उसके पश्चात क्या करना है, अनुपान सेवन के पश्चात सभी व्यक्तियों को घूमना चाहिए, सोने का त्याग कर देना चाहिए। डायरेक्ट ये नहीं अनुपान के अंश हो गए, नहीं, थोड़ा बहुत टहल लो। ठीक है, और अनुपान करने के बाद धूप, अग्नि और सवारी, है ना, तैरने की सवारी, इनका त्याग करना चाहिए। किस चीज का त्याग करना चाहिए और क्या, ये बता दिया मैंने, सोने इसका, है ना, कभी बाइक पे चलेगा, ये चीजों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, भोजन के समय, भोजन के समय मलमूत्र की प्रवृत्ति हो जाने पर पहले उनका त्याग करो। मैंने पढ़ाया था अधारणी वेग, अधारणी वेग का त्याग, जो यदि धारणी वेग है तो उनको धारण करो, अधारणी वेग है तो उनको धारण नहीं करना चाहिए भोजन, है ना। जो भी वेग आ रखा पहले उसको करा। जैसे कह सकते हैं अपन, टॉयलेट आ रही है और आप भोजन करने बैठ गए तो भोजन भी सही से नहीं कर पाओगे, है ना। या आपको स्टूल पास आउट करना और आपने किया नहीं और उससे पहले भोजन करने बैठ गए तो और दिक्कत करेगा। तो ये चीज जो भी आपको हो रखा है, सिम्टम आ रखे, तो इन चीजों को करने के बाद ही क्या करो, आप भोजन करो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर पूरा चैप्टर हो चुका है अपना। और अब मैं आगे और बताऊं आपको, तो देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ध्यान रखना, देखना आप, थोड़ी देर में अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले पीजी के क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, पीजी के क्वेश्चन देखना, देखो सभी को। हम्म पीडीएफ उल्टी हो रखी है, इसको सीधी करना दो। हाँ, देखो अब यहाँ नीचे से देखना आप, क्वेश्चन नंबर 71, है ना। तो देखो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ये 71 क्वेश्चन देखना, वर्कबट अनुसार विदग्ध का जीर्ण की चिकित्सा है। देखो पीजी में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए किस टाइप से आ रहे हैं। अपन थोड़ी पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं उसका दोनों तरफ लाभ लें, है ना। विदग्ध का जीर्ण की चिकित्सा बताओ, तो बता देना वमन। रस ऐसा जीर्ण के सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए वाग्भट ने तो किया ही है, लेकिन माधव निदान है उसने भी कर रखा। पथ्य और अपत्य का एक साथ सेवन करना क्या कहलाता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये चीजें याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना इन चीजों का।
है ना। पत्य पत्य का एक साथ सेवन करना क्या कहलाता है, उपान। कुक्षी के 4 भाग किसने बताए, वाग्भट ने बताया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं और बात करूं तो और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो वाग्भट अनुसार स्थूल पुरुष के लिए श्रेष्ठ अनुपान है, मैंने बताया था क्या अनुपान है उसका, मधु। मधु में या शहद में थोड़ा बहुत पानी मिलाकर अपन उसको पिलाना चाहिए जो मोटा है उसको। लेकिन जो निरंतर सेवनी आहार द्रव्य में क्या आता है, आंवला आता है। आंवले को डेली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो अपन और पढ़ें तो कुछ क्वेश्चन अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दोनों लेसन के 9th और इसके एक साथ देख लेंगे। बाकी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है।